चलिए, जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका क्लास लाइव हो चुका है। अभी कोई टाइमिंग हम फिक्स नहीं किए हैं, ठीक है। जय हिंद सभी को। जल्दी से सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का क्लास 2। हम सोच रहे हैं प्रत्येक दिन 2 क्लास आपको प्रोवाइड करवाने का। एक जो है आपका बायोलॉजी का और एक जो है आपका पॉलिटी का जो अभी चल रहा है। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं क्या? सभी लोग रेडी हैं? सभी भाई लोग शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी का दूसरा क्लास। स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पेज नंबर 11 से पेज नंबर 10 तक करवा चुके थे। और ये जीके जीएस मस्ती का नोट्स है जगदेव सर का, जो अभी लक्ष्य बैच चल रहा है, बिहार पुलिस बिहार दरोगा सबके लिए फाउंडेशन बैच, उसमें ये नोट्स दिया गया है। पूरा हैंड रिटेन नोट्स है। अगर आपको इसको मंगवाना है तो आप सर के एप्लीकेशन के द्वारा, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं। 950 रुपया लगता है। या आप पीडीएफ निकलवाएंगे और उसको बाइंडिंग करवा लेंगे तो आपका जो है 600 में हो जाएगा, ठीक है। टोटल 9 सब्जेक्ट का है और हिंदी और इंग्लिश छोड़ करके है, हिंदी और इंग्लिश का नहीं है, ठीक है। तो आइए, बायोलॉजी का दूसरा क्लास है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों में। जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं, आप लोग जो है वीडियो को एक बार अपने अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम जो है इसको पूरा कंप्लीट करवा सकें। जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा, यानी कि उतना जल्दी हम लोग आपको ये कंप्लीट करवा देंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 11 से। पेज नंबर 11 के 2 में है वर्णी लवक। वर्णी लवक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो इसमें मेन जो पॉइंट्स दिया गया है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, सिर्फ वही पॉइंट्स दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा नोट्स है, खास करके बिहार पुलिस वाले छात्रों के लिए, बिहार एसएससी वाले छात्रों के लिए। और बिहार का अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, खास करके बिहार का, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वर्णी लवक, वर्णी लवक क्या है? यह फल एवं फूलों को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। पूछेगा वर्णी लवक किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसका क्या काम है? तो यह फल एवं फूल को रंग प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो आपका क्लोरोप्लास्ट करता है, वर्णी लवक करता है। यह कीट परागण में सहायक होते हैं। यह जो है कीट परागण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अब एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये लाइकोपीन के कारण होता है। और ये लाइकोपीन क्या है? तो ये जो है आपका वर्णी लवक है। लाइकोपीन क्या है? ये वर्णी लवक है। और अगला देखते हैं हम लोग, चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये जो है आपका विटामिन के कारण होता है। अगला है आपका गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये आपका कैरोटीन के कारण होता है। इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखते जाइए। अगला है आपका कि मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये कैप्सेसिन के कारण होता है। अगला है आपका दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो ये केसिन के कारण होता है। अगला है आपका दूध में पीलापन किसके कारण होता है? तो ये कैरोटीन के कारण होता है। अगला पॉइंट है आपका कि हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये आपका कुरकुमोन के कारण होता है, ठीक है। आइए अगला है, थोड़ा सा पेज को ऊपर करते हैं। पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है? तो आपका पपीता में जो है पीला रंग कैरेजीथिन के कारण होता है, कैरेजीथिन के कारण होता है। अब आइए तीसरा देखेंगे हम लोग, अवर्णी लवक। वर्णी लवक हो गया था। अब आइए अवर्णी लवक हम लोग देखते हैं। अवर्णी लवक तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका क्या क्या है मेन पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन बनता है? तो यह जो है क्या होता है? रंगहीन होता है। अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? या रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। यह जड़ों में पाया जाता है तथा भोजन यानी कि स्टार्च को जमा करता है। ये जो है अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है? तो पौधे के जड़ों में पाया जाता है। और यहाँ पे नोट में एक पॉइंट दिया गया है कि लवक में खुद का डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम होता है, इसीलिए इसे अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा जाता है। तो इसको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग
यहाँ पे दिया गया है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर दिया गया है। तो इसका कुछ पॉइंट्स को हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर जो है आपको याद रखना है, क्या क्या अंतर है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका यह जो है अल्प विकसित कोशिका होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो ये जो है आपका पूर्ण विकसित कोशिका होती है। अगला पॉइंट है आपका कि इसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है अल्प विकसित होता है क्या, तो केंद्रक, और इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित होता है। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की बनी होती है, जबकि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S पाया जाता है। और इसमें जो है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए एक कुंडलित होती है, और जबकि डीएनए और ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें जो है द्विकुंडलित होती है। कौन, तो डीएनए पूर्ण विकसित एवं द्विकुंडलित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, अंतःपर्दवी जालिका तथा तारक का अनुपस्थित होता है, यानी कि नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो है इसमें आपका लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, अंतःपर्दवी जालिका तथा तारक काय क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन जिसे पूछ देगा कि लाइसोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसमें पूछेगा आपका कि मोनेरा जगत में आता है कौन, तो आपका जो है यूकैरियोटिक किसके अंतर्गत आता है, प्रोकैरियोटिक, तो ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इसमें एक पॉइंट और है यूकैरियोटिक कोशिका में कि ये मानव, पक्षी, मत्स्य, सरीसृप, कीट, उभयचर, पेड़ पौधे में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कौन, यूकैरियोटिक कोशिका। अब आइए पेज नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 12, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या है, गुणसूत्र। क्रोमोसोम के बारे में इसमें दिया गया है, गुणसूत्र के बारे में। तो देखते हैं इसका मेन पॉइंट्स जहाँ से आपका जो है क्वेश्चन बनता है। इसकी खोज किसने की थी, तो स्टोर्सबर्गर ने 1875 ईस्वी में। किसकी खोज, तो गुणसूत्र की खोज। यह जो है डीएनए एवं मैट्रिक्स का बना होता है। डीएनए जो है अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, और जीन जो है अनुवांशिक गुणों की इकाई होता है। अनुवांशिक शब्द किसने दिया था, तो वाटसन ने दिया था। और आनुवंशिकी का जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। डीएनए की खोज किसने किया था, तो कोर्न्सबर्ग ने किया था। और डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। वाटसन एवं क्रिक ने जो है डीएनए की डबल हेलिक्स का मॉडल का पता लगाया था। जीन शब्द किसने दिया था, तो जीन शब्द जो है जोहानसन ने दिया था। प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम जो है, पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, संश्लेषण किसने किया था, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। इसीलिए इनको चिकित्सक के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज मिला था। कब, तो 1968 में मिला था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा एकदम फिगर के द्वारा भी समझाया गया है। बस अब पेज को बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे देख सकते हैं जो है टोटल फिगर के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कहाँ पे क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम, क्रोमियम, मैट्रिक्स, कौन पार्ट को क्या कहा जाता है, पूरा फिगर के द्वारा यहाँ पे अच्छे से दिया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो जो भी लोग नोट्स मंगाना चाहते हैं बिल्कुल मंगा सकते हैं। जिनको पीडीएफ चाहिए कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। चाहे आप कोई भी कमेंट करते हैं जो पूछने लायक हो, जो ज़रूरी लायक हो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है अगला पॉइंट है कि मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ा होते हैं, 46। और 22 जोड़ा जो है नर एवं पुरुष ऑटोसोम दोनों में समान होता है। समसूत्री विभाजन ये होता है। और इसमें जो है एक जोड़ा जो होता है ये अर्धसूत्री विभाजन में होता है, और ओलोसोम में और जेंडर में अंतर होने के लिए ये उत्तरदायी होता है। 22 जोड़ा जो है नर एवं पुरुष ऑटोसोम यानी कि दोनों में समान होता है 22 जोड़ा, लेकिन एक जोड़ा जो होता है ये जेंडर के अंतर के होने के लिए उत्तरदायी होता है। माता में कौन सा पाया जाता है, तो XX और पिता में XY। माता में जो है XX और पिता में जो है
हाँ नीतीश भाई, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। कमेंट क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर मैं टेलीग्राम आईडी दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है नीतीश। एक्स वाई, एक्स एक्स अगर मिलेगा तो क्या होगा, लड़की, अगर एक्स वाई मिलेगा तो क्या होगा, लड़का। चलिए तो आगे देखते हैं डीएनए। डीएनए तो इसके बारे में क्या दिया गया है, डीएनए तो इसके बारे में है, इसका खोज किसने किया था, तो ये डीएनए का खोज कोन्सबर्ग ने किया था। और डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। इसके लिए ही इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। उसके बाद है डीएनए के अंतर्गत शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, परफेक्ट। और ये शर्करा क्या होता है, तो ये डायऑक्सी राइबोसोम इसे कहा जाता है, किसको, तो शर्करा को। देखिए कमेंट कर रहे हैं श्रवण कुमार, बिहार पुलिस में सेट से क्वेश्चन आता है भाई। भाई क्वेश्चन बैंक बनाओ, लेटेस्ट का बनाओ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैंक जो है आपका फायदा रहने वाला है द प्लेटफॉर्म का, जो क्वेश्चन बैंक आता है उसका, ठीक है। उसका सेट बनाइए, जो भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो प्लेटफॉर्म का सेट आप लोग जरूर बनाइए। और याद रखिए कि क्वेश्चन बैंक पढ़िए, और क्वेश्चन बैंक पढ़िए उसके बाद जो है उसका डिस्कशन जरूर देखा करिए, ठीक है। ये नहीं कि हम सेट बना दिए हो गया, नहीं। सेट बना दिए, हो सकता है उस सेट से आपका सेम टू सेम क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में जो है उसका जब डिस्कशन आप देखिएगा सेट का, वो डिस्कशन से कहीं ना कहीं एक से दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आइए पेज नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत ही कम लोग हैं जो वीडियो को शेयर करते हैं। तो पेज नंबर हम लोग 13 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आपका आरएनए से डीएनए बदलने की प्रक्रिया को बताया गया है। तो ये इसको छोड़ दीजिए, ये उतना इम्पोर्टेंट फिगर वाला इसमें नहीं है। और थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम लोग पेज को। चलिए आरएनए का कुछ पॉइंट्स है, इसको देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम की दृष्टि से। आरएनए, आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, कितने, तो 4। याद रखिएगा, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये आरएनए में भी क्या होते हैं, 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। और यह एक न्यूक्लिक अम्ल है जिसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। नोट में यहाँ पे दिया गया है कि यूरेसिल नामक नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में क्या होता है, नहीं पाया जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद जो है डीएनए और आरएनए में कुछ अंतर दिए गए हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। डीएनए और आरएनए में जो अंतर दिए गए हैं इनको देख लेते हैं। डीएनए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, डीएनए को देख लेते हैं। इसमें डीऑक्सी शर्करा होती है, जबकि आरएनए में जो है राइबो शर्करा होती है। डीएनए में जो है इसमें बेस एसिटिनिन, ग्वालिन और थायमिन एवं राइटोसिन होते हैं। इसमें जबकि आरएनए में जो है आपका बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोनिन एवं यूरेनिन होते हैं। डीएनए जो है यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, और जबकि जो है आपका आरएनए या केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। अब आइए पेज नंबर हम लोग 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन, पेज नंबर 14 में हम लोग क्या देखेंगे, कोशिका विभाजन। पेज नंबर 14 क्या देखेंगे हम लोग, कोशिका विभाजन देखते हैं, सेल डिवीजन देखते हैं। इसमें पहला है आपका मातृ कोशिका में पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका कोशिका विभाजन 3 तरह से होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहले देखते हैं असूत्री विभाजन क्या है। तो ये प्रोकैरियोटिक जीव में होता है, जैसे जीवाणु, नीलहरी, शैवाल, यूग्लिना, प्रोटोजोआ में होता है। जबकि समसूत्री विभाजन जो है यह कायिक कोशिका में होता है। इसकी खोज जो है आपका वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। और अर्धसूत्री तो यह जनन कोशिका में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है यह जनन कोशिका में होता है। पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और मेन जो पॉइंट्स दिया गया है इसको आपको याद रखना है। सबसे सरल तरीके से कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो असूत्री विभाजन में सबसे सरल तरीके से होता है, सबसे आसानी से होता है। सबसे जटिल तरीके से कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन में होता है। अगला पॉइंट से है आपका कि
प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन होता है तो इसमें जो है आपका असूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसमें? तो असूत्री विभाजन के द्वारा होता है। कायिक कोशिका में क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। कायिक कोशिका में क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। कोशिका विभाजन में सबसे कम समय किसमें लगता है? तो असूत्री विभाजन में ही सबसे कम समय आपका लगता है। कोशिका विभाजन में सबसे अधिक समय किसमें लगता है? तो कोशिका विभाजन में अगर सबसे अधिक समय लगता है तो वह अर्धसूत्री में लगता है। शरीर के किसी भाग में कटने, फटने, चोट लगने आदि के समय नष्ट हुए कोशिका की जगह नई कोशिका का निर्माण होता है। किसके द्वारा? तो ये जो है आपका समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। ठीक है, आइए पेज को थोड़ा सा ऊपर लेते हैं हम लोग। समसूत्री विभाजन के यहाँ पे प्रक्रिया दिया गया है, ये तो अभी बता ही दिए हैं। समसूत्री विभाजन खोज किया था वाल्थर फ्लेमिंग 1882 में, और यह जो है आपका विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें मातृ कोशिकाएं दो भागों में बट जाता है, एक मातृ कोशिका और एक पुत्री कोशिका। ठीक है, यहाँ पे फिगर के द्वारा भी समझाया गया है। इसका विभाजन का जो है मुख्य दो भाग होते हैं। इस विभाजन के दो भाग होते हैं, एक केंद्रक का विभाजन और एक कोशिका द्रव का विभाजन। आइए अब पेज नंबर 15 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन के कुल 5 चरण में संपन्न होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं कौन सा 5 चरण है। पेज नंबर 15। समसूत्री विभाजन कुल 5 चरणों में क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। सबसे पहला देखेंगे अंतरावस्था, कोशिका विभाजन की तैयारी होता है। दूसरा इसमें आता है आपका कि पूर्वावस्था, कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। तीसरा है आपका मध्यमा अवस्था, इसमें क्या होता है? सबसे बीच वाली अवस्था जो होता है समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था ये होती है। सबसे छोटी अवस्था ये नहीं होती है, ये सबसे बीच वाली होती है। क्या होती है? मध्यमा अवस्था, ये सबसे बीच वाली अवस्था होती है। और अगला है पश्चावस्था, ये जो है आपका समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। और सबसे लास्ट है आपका अंत्यावस्था। इन 5 चरणों के पूर्ण हो जाने के बाद नए कोशिका का क्या होता है? निर्माण होना शुरू हो जाता है। नोट्स में कुछ पॉइंट्स दिया गया है कि आपका कामिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। अब आइए अगला है आपका क्या? तो अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम खोज इसका जो है फार्मर एवं मुरे ने 1905 में किया था। किसका? तो अर्धसूत्री विभाजन का। इसे जनन कोशिका, लैंगिक कोशिका भी कहते हैं। और इसमें जो है आपका कोशिका का विभाजन 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्री में क्या होता है? 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका 4 भागों में बट जाता है। मातृ कोशिका को ही जनन कोशिका के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आइए जनन कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है। पेज इधर कैसे भाग गया? चलिए सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को भाई, बहुत ही कम लोग शेयर किए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव रहा करिए। जनन कोशिका में होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, 2 चरणों में पूर्ण होता है, ऊपर फिगर द्वारा समझाया गया था। उसके बाद आते हैं हम लोग मेल में, जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं 46 यानी कि 23 जोड़ा, 44 यानी कि 22 जोड़ा आपका समान रहता है जिसे ऑटोसोम कहते हैं, और 2 में जो है 1 जोड़ा आपका ओलोसोम रहते हैं, जिसके कारण जो है XY में अंतर होता है। अगर XY रहेगा तो संतान होगा। और जो है फीमेल में भी सेम है कि 46 रहते हैं 23 जोड़ा, और 44 जो रहते हैं 22 जोड़ा वो ऑटोसोम रहते हैं, और 1 जोड़ा जो होते हैं वो ओलोसोम होते हैं, डबल X होते हैं। इसी के कारण जो है आपका लिंग का निर्धारण होता है। अब यहाँ पे देखिए पिता के बारे में दिया गया है कि लड़का, जैसे पिता में XY और माता में डबल X, और यहाँ पे अगर XX मिलेगा तो क्या 50% चांस है कि आपका लड़की होगा, यानी कि पिता का X और माता का X तो लड़की होगा, 50% चांस है। उसके बाद लड़की होगा, और लड़का कब होगा? तो लड़का जो है आपका पिता के जो है X, पिता के जो है Y और माता के जो है X रहेंगे, तो यहाँ मिलकर क्या बनता है? XY बनता है, और लड़का का 50% चांस क्या रहता है? लड़का का रहता है। लिंग निर्धारण जो है खास करके ये पिता के क्रोमोसोम पर, इस पे निर्भर करता है। XY जो होते हैं पिता के जो है क्रोमोसोम पे निर्भर करता है। लिंग निर्धारण जो है पिता के क्रोमोसोम पर जो है खास करके ये निर्भर होता है। बहुत लोग जो है अगर लड़का लड़की नहीं होता है तो उनके माता जी को दोष देते हैं, लेकिन नहीं,
ये जो है पिता के गुणसूत्र पर, पिता के क्रोमोसोम पर ये जो है निर्भर होते हैं। ठीक है, आइए पेज को थोड़ा सा ऊपर लेते हैं हम लोग। अब अगला चैप्टर है आपका उत्तक। उत्तक क्या पढ़ेंगे? अगला चैप्टर है आपका टिश्यू। उत्तक है। उत्तक के बारे में हम लोग देखते हैं जो मेन पॉइंट्स है। एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह जो समान कार्य करता हो उत्तक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह जो समान कार्य करता हो उत्तक कहलाता है। उत्तक का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला है आपका उत्तक शब्द किसने दिया था? तो विसेंट ने दिया था। उत्तक का जनक, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, तो माफिया मार्कोलॉजी। अब उसके बाद उत्तक के प्रकार दिए गए हैं। पेज को थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। उत्तक खास करके जो है आपका दो भागों में विभक्त किया गया है। एक पादप उत्तक, एक है जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू। पादप उत्तक देखते हैं हम लोग। पादप उत्तक के प्रकार देखेंगे दो प्रकार के, एक होता है विभज्योतिक उत्तक, एक होता है अस्थायी उत्तक। विभज्योतिकी उत्तक को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। विभज्योतिकी उत्तक, इसमें जो है आपका अवयस्क उत्तक कहा जाता है। विभज्योतिकी उत्तक को अवयस्क उत्तक कहा जाता है। इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और नोट में दिया कि विभज्योतिकी उत्तक जब विभाजन की क्षमता खो देता है तो वह अस्थायी उत्तक हो जाता है। क्या होता है? अस्थायी उत्तक हो जाता है। विभज्योतिकी उत्तक 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। अब आइए हम लोग पेज नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। जिनको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव रहने का, ताकि हमें भी अच्छा लगे। चलिए देखते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतिकी उत्तक जो 3 प्रकार के बताए थे, एक है पार्श्व विभज्योतिकी उत्तक, एक है अंतर्वेशी विभज्योतिकी उत्तक। शीर्ष विभज्योतिकी उत्तक के बारे में देखेंगे तो शीर्ष विभज्योतिकी उत्तक एक प्राथमिक उत्तक होती है। इसका मुख्य कार्य पेड़ पौधे की लंबाई को बढ़ाना होता है। यह हमेशा पेड़ पौधे के जड़ और तना के शीर्ष भाग में पाया जाता है। कौन? तो शीर्षस्थ विभज्योतिकी उत्तक। पेड़ पौधे के जड़ और तना की लंबाई बढ़ाने में शीर्षस्थ उत्तक जो होती है क्या होती है? जिम्मेदार होती है। आगे देखेंगे पार्श्व विभज्योतिकी उत्तक। पार्श्व विभज्योतिकी उत्तक यह भाई लास्ट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? मैं वहाँ पे अपना जो है नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम आईडी दूंगा, वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा चार्ज लगेगा भाई, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फ्री में मिल जाएगा। बस जो है आपका 40 रुपया आपको है पेमेंट करना है। 5 रुपया पर PDF है। थोड़ा सा कि पता ही है कि आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, इससे मुझे जो है कोई इनकम अभी नहीं आ रहा है, तो ठीक है? तो आपको जो है ये पूरा 9 सब्जेक्ट का नोट्स जो है आपको 40 रुपया लगेगा। वहाँ पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है? हम लास्ट में जो है आपको टेलीग्राम आईडी दे देंगे, ठीक है? इसी वीडियो में जो है पिन कर देंगे। तो आइए क्लास कंटिन्यू रखते हैं। एक द्वितीयक उत्तक है, सेकेंडरी टिश्यू है। यह पेड़ पौधे की मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन पेड़ पौधे की मोटाई? तो पार्श्व विभज्योतिकी उत्तक। यह पेड़ पौधे के जड़ एवं तना में रिंग यानी कि वलय के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए फिगर भी छोटा सा दिया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है? चलिए तो पेज को आगे थोड़ा सा लेते हैं हम लोग। नोट में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको नोट करते हैं। पेड़ पौधे की आयु का पता इसके तने में मौजूद वलयों या छल्लों को गिन करके किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि पेड़ पौधे की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो तने में मौजूद वलयों या छल्लों को गिन करके पेड़ पौधे की आयु का पता आपका लगाया जाता है। अगला है आपका अंतर्वेशी विभज्योतिकी उत्तक। इसमें जो है यह जो है उत्तक पौधे के नोट एवं इंटरनोट में पाया जाता है। पौधे के पुष्पवंत पर्णवृंत पत्ती के तल में अंतर्वेशी विभज्योतिकी उत्तक पाया जाता है। यह भी एक क्या है? प्राथमिक उत्तक है। कौन सा? तो अंतर्वेशी की उत्तक। अगला है अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक जो है 2 प्रकार का होता है। अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक 2 प्रकार का होता है, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। ये दोनों याद रखना है आपको। आगे आते हैं, पेज नंबर हम लोग बढ़ते हैं 18 की ओर।
पेज नंबर 18 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सरल अस्थाई उत्तक। सरल अस्थाई उत्तक, इसका जो कुछ पॉइंट्स दिया गया है इसे नोट करते हैं। सरल अस्थाई उत्तक 3 प्रकार के होता है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा के बारे में हम लोग देखते हैं। पेरेनकाइमा यह सबसे मुलायम होता है, यह जीवित कोशिका का बना होता है। इसमें सबसे अधिक अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, किसमें? तो पेरेनकाइमा में। पेज को ऊपर लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है इसकी कोशिका सबसे ढीली होती है। इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, किसकी? तो पेरेनकाइमा की। यह भोजन संचयन का भी कार्य करता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है तो भोजन का निर्माण भी करता है। इसमें रिजर्व फूड जमा होता है स्टोरेज के रूप में, और इसमें उत्सर्जी पदार्थ भी जमा होता है। चलिए यहाँ पे आगे करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे नोट में दिया गया है, इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। वैसे पेरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एस्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। वैसा पेरेनकाइमा जिसमें हवा भरा हो उसे एरेनकाइमा कहा जाता है। यह सामान्यतः जलीय पौधे में पाया जाता है। यह पौधे की जल की सतह पर पलवन में क्या होती है? सहायता यानी कि सहायक होती है। अगला देखेंगे हम लोग कोलेनकाइमा यानी कि स्थूल कोण उत्तक। कोलेनकाइमा, इसका जो पॉइंट्स दिया गया यह सबसे लंबा होता है। यह जीवित कोशिका की बनी होती है, कौन? तो कोलेनकाइमा। यह पौधे के सहारा एवं यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, कौन? तो कोलेनकाइमा। यह लचीला होता है। इसमें जो है आपका पेरेनकाइमा से कम अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है, इसी कारण इसमें मोटाई पाई जाती है। यह कोण पर पाया जाता है, कोना मतलब कोना पर पाया जाता है। आइए पेज नंबर हम लोग 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। डेली बोले हैं 10 पेज करेंगे, लेकिन आप लोग का अगर सपोर्ट ज़्यादा रहा तो 20 पेज हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी डेली जो है हम लोग 10 पेज कर रहे हैं। ये जो है बायो का दूसरा क्लास है और प्लेलिस्ट बना दिए हैं, सभी लोग जाकर के प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, पॉलिटी का, बायोलॉजी का। हम कोशिश करते हैं कि पहले जो है ये 2 सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करवा दे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग एस्क्लेरेनकाइमा दृढ़ उत्तक। उदाहरण कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं? तो नारियल का रेशा, अखरोट का आवरण। यह जो है मृत कोशिका की बनी होती है, कौन? एस्क्लेरेनकाइमा। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। इसकी जो है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज प्लस लिग्निन की बनी होती है, और इसमें जो है मजबूती एवं आंतरिक सहायता प्रदान करता है। यह जो है एस्क्लेरेनकाइमा मजबूती और आंतरिक सहायता प्रदान करता है, और यह जो है लिग्निन या सीमेंट जैसा कार्य करता है। उसके बाद आते हैं 2 नंबर में जटिल अस्थाई उत्तक। जटिल अस्थाई उत्तक को 2 भागों में बांटा गया है, जाइलम और एक फ्लोएम। एक जाइलम और एक फ्लोएम में बांटा गया है। जाइलम यह जो है जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है यह खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जाइलम जो है यह मृत कोशिका का बना होता है, जबकि फ्लोएम जो है ये जीवित कोशिका का बना होता है। जाइलम का परिवहन हमेशा जो है एक दिशा की ओर होता है, और जबकि जो है आपका फ्लोएम खाद्य पदार्थ का परिवहन 2 दिशा में होती है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है, ठीक है। आइए पेज को ऊपर करते हैं, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग जाइलम के प्रकार। जाइलम के 3 प्रकार होते हैं, वाहिका, वाहिनिकाएं, जाइलम, पेरेनकाइमा। उसके बाद जो है आपका जाइलम तंतु, और इसमें जो है जाइलम पेरेनकाइमा या थोड़ा जीवित कोशिका इसमें पाया जाता है। फ्लोएम के प्रकार में देखेंगे चालनी, साथी संचर, फ्लोएम तंतु, ये मृत होते हैं। फ्लोएम पेरेनकाइमा लगभग मृत अवस्था में पाए जाते हैं, ये जो है आपका मृत फ्लोएम तंतु। अगला है पेड़ पौधे में उत्सर्जी पदार्थ, जैसे कि गोंद, रेनिन, टेनिस, लैक्टेस, ये सब क्या होते हैं? ये सभी उत्सर्जी पदार्थ पुराने जाइलम में जमा होते जाते हैं। पेज नंबर हम लोग 20 देखते हैं। जंतु उत्तक। जंतु उत्तक के बारे में हम लोग देखते हैं। इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है, उपकला उत्तक, पेशिकीय उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका
उत्तक। उपकला उत्तक का जो है मेन पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। शरीर के किसी भी अंग का बाहरी परत और आंतरिक परत उपकला उत्तक का बना होता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट्स दिया गया है। त्वचा का बाहरी परत उपकला उत्तक का बना होता है। अगला है, शरीर के खुले सतह पर उपकला उत्तक पाया जाता है और यह सुरक्षा प्रदान करता है। पेज को थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। चेहरे का जो है झुर्री लगना किसके कारण होता है? तो ये जो है आपका उपकला उत्तक के कारण ही होता है। सुंदरता प्रदान करने वाला उत्तक कौन है? तो यही उपकला उत्तक है। अगला है, ठंड से सुरक्षा प्रदान कौन करता है? उपकला उत्तक करता है। उपकला उत्तक चोट से भी क्या करता है? बचाव करता है, हमें बचाता है। यहाँ पे नोट में दिया गया है आपका कि त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच जो है वसा में उत्तक होता है और यह जो है एक संयोजी उत्तक है। ऊंट के कुबरे में ये पाया जाता है। ठीक है, यह भी झुर्री को भरने में सहायता करता है। यह भी जो है सुंदरता प्रदान करता है, ठंड और चोट से बचाव करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आइए उपकला उत्तक, इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है उपकला उत्तक को। पहला जो है आपका सरल सल्की उपकला उत्तक, दूसरा है आपका स्तरित उपकला उत्तक, तीसरा है आपका घनाभाकार उपकला उत्तक, चौथा है आपका स्तमाकार उपकली उत्तक। तो इसका जो है पेज नंबर हम लोग कौन देख रहे हैं? 21 देख रहे हैं। ठीक है, तो इसे बोले थे कि पेज कहाँ तक हो गया था? अच्छा है, पेज नंबर 20। हाँ ठीक है, 20 ही कर रहे हैं हम लोग। सरल सल्की उपकला के बारे में पढ़ रहे हैं। पेज नंबर, हमको लगा पेज नंबर आगे बढ़ गए हैं, तो देखते हैं हम लोग। ये पढ़ रहे थे सरल सल्की उपकला। तो शरीर के जिस अंग में संकुचन एवं शिथिलन होता है उसमें सरल सल्की उपकला उत्तक पाया जाता है। अगला है आपका रक्त वाहिनियों की दीवार में यह उत्तक पाया जाता है और ये जो है फेफड़े के वायु कोष में भी पाया जाता है। सरल सल्की उत्तक ये जो है आपका ग्रास नली में भी पाया जाता है, मुंह के परत में भी पाया जाता है। इसकी कोशिका चपटी होती है और इसका केंद्रक भी चपटा होता है। किसका? तो सरल सल्की उपकला उत्तक का। यह काफी पतला एवं मुलायम होता है। यहाँ पे नोट में दिया गया है कि भोजन के दौरान ग्रास नली का फैलना सिकुड़ना कर्मानुकुंचन कहलाता है। ठीक है, भोजन के समय। तो ये जो है आपका पेज नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुका है। अब जो है कल हम लोग करेंगे पेज नंबर 21 से। कल क्या करेंगे? पेज नंबर 21 से हम लोग कल करेंगे यहाँ से। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और जहाँ पर भी सुधार की आवश्यकता होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये आपका बायोलॉजी का दूसरा क्लास था। तीसरा क्लास भी आपको मिलेगा कल, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव रहा करिए। ठीक है, खास करके जो भी स्टूडेंट बिहार के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाला है। तो हम लोग जो है अभी बायोलॉजी का किए थे। बायोलॉजी में अभी हम लोग देखे थे कोशिका तो हो गया था। अभी क्या देख रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं टिश्यू पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बस टिश्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका जगदेव सर का जो है बायो का नोट्स है, हैंड रिटेन नोट्स है, जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव सर। खास करके जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस की तैयारी करते होंगे तो ये सर को जरूर पहचानते होंगे, और सबसे ज़्यादा रिजल्ट अगर बिहार में कोई देता है तो जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव सर देते हैं। ठीक है, तो चलिए, किसी को नोट्स लेना होगा तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर हम पिन कर दिए हैं। ठीक है, जो भी लोग नोट्स लेना चाहते हैं आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वहाँ पे आपको मात्र 40 रुपया पे करना है, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। वैसे भी हम एक क्लास जो है रेगुलर कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। प्ले लिस्ट बना दिए हैं, अभी जो है हम पॉलिटी और बायो लेकर चल रहे हैं। इसको कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से। उसके बाद आप लोगों का जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा हम जो है क्लास आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग शेयर कर दिया करिएगा क्लास को। बहुत ही कम लोग हैं जो शेयर करते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा उतना जल्दी हम जो है आपका सिलेबस ये पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो अभी जो हम 2 क्लास लेकर के चल रहे हैं, रात में तैयार रहिएगा। 8 बजे से जो है आपका पॉलिटी का क्लास नंबर 4 होगा। ठीक है, रात के 8 बजे से पॉलिटी का क्लास नंबर 4 होगा। सभी लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।